नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग PYQs कर रहे हैं RO थोड़ा छोटा लगता है दोस्तों। समीक्षा अधिकारी में कुछ दम महसूस होती है, तो समीक्षा अधिकारी कहा करिए, अच्छी फीलिंग आएगी। समीक्षा अधिकारी के दोस्तों PYQs हम लोग कर रहे हैं। तो आज इसी श्रृंखला के तहत, सीरीज के तहत पर्यावरण के PYQs हम लोग कंप्लीट करेंगे। वर्तमान जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उनको लेते हुए, अपडेट करते हुए प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे और बीच बीच में आसान ट्रिक्स का भी सहारा लेते हुए चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास। धारणीय विकास आप लोग जान ही रहे हैं। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति जो वर्तमान में रिसोर्सेस हैं, जैसे जल, जंगल, ज़मीन, इन सब का इस्तेमाल ऐसे करे कि ये जो हैं उसकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रह सकें। तो ये हो जाएगा धारणीय विकास। गरीबी कम करना। गरीबी कम करना दोस्तों यही पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी वातानुकूलन ये जो है पर्यावरणीय सुरक्षा का नकारात्मक पहलू है। कागज़ के थैलों का प्रयोग ये पर्यावरणीय सुरक्षा का सकारात्मक पहलू है। गरीबी कम करना, आमतौर पर दोस्तों देखा होगा, जो गरीब देश हैं वो पर्यावरण के नुकसान के लिए कम जिम्मेदार हैं। जब आदमी के पास पैसा आता है और पैसा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करता है और तभी जो है पर्यावरण का नुकसान होता है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ गरीबी कम है। ठीक है, गरीबी कम है तो कारण क्या है? उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया। तो गरीबी कम करना जरूरी नहीं है कि पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है, यही सही आंसर हो जाएगा। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी में स्पेंसर और टॉमस ने पूरे विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया? तो एक तो पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा, इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी किसकी है? स्पेंसर और टॉमस की है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने खुद ही पूछ लिया, कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया? कल्चरल वर्ड में विभाजित किया तो 11 में किया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब? 1981, 1986, 1995 या फिर 2000 में? तो पर्यावरणीय संरक्षण जो है ना दोस्तों, संरक्षण को आप संरक्षण इस तरह से लिखिएगा, संरक्षण, और इसमें जो छा है उसको 86 से जोड़ दीजिएगा, तब आप इसको हमेशा याद रख पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित हुआ। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसी घटना से प्रेरित होकर सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। इसको छाता विधान भी कहते हैं। और संविधान के आर्टिकल 253 का इस्तेमाल करके इस अधिनियम को पारित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा में, रियो डी जेनेरियो में, डरबन में या फिर क्योटो में? तो आप सभी जानते होंगे कि पूरे विश्व के जो देश हैं वो पर्यावरणीय संरक्षण के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में इकट्ठे हुए थे। इसी सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो है दोस्तों पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए 21वीं सदी में पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित किया जाए उसके लिए एक एजेंडा तैयार किया गया। इसीलिए इस एजेंडा को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर दोस्तों 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए।
सतत विकास लक्ष्य दोस्तों आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको एक ट्रिक भी बताया है। सबसे पहला सतत विकास लक्ष्य जो है वो है गरीबी। गरीबी बेसिक है दोस्तों, गरीबी कम करना। गरीबी कम होगी दोस्तों तो भुखमरी भी कम होगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। भुखमरी कम करना दूसरा हो गया। तीसरा हो गया, जब भुखमरी कम हो जाएगी तो दोस्तों क्या होगा, आदमी स्वस्थ हो जाएगा, बीमारियां कम होंगी। तो तीसरा है सभी को स्वास्थ्य सुनिश्चित करवाना। तो तीसरा स्वास्थ्य भी सुनिश्चित हो जाएगा, तो ये तीसरा लक्ष्य हो जाएगा। और जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो आपने पढ़ा भी होगा नैतिक शिक्षा में, जब 7 या 8 में रहे होंगे, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जब मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा, तो शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ने लगेगा। तो शिक्षा की उपलब्धता जो है वो सभी को करवाना, ये हो जाएगा चौथा SDG, सतत विकास लक्ष्य संख्या चौथी हो जाएगी। और जब शिक्षा आ जाएगी तो लैंगिक समानता भी सुनिश्चित हो जाएगी, लैंगिक समानता। तो ये हो गया SDG 5, पांचवा सतत विकास लक्ष्य। और छठा जो है वो पेयजल की उपलब्धता से संबंधित है। तो ये कुल 6 हमने तैयार कर लिए। इसी क्रम में तैयार आप लोग भी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद रहेंगे। और आगे जो है इस पर एक छोटी सी वीडियो आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा, जिसमें 17 के 17 जो हैं आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। क्योंकि पिछली बार PCS में आगे के लक्ष्यों को पूछ लिया गया था। आमतौर पे शुरुआती 5-6 पूछता था, लेकिन पिछली बार थोड़ा आगे बढ़ के पूछ लिया था। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का। तो आप सभी जानते हैं वातावरण में नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है, 78.08% जो है वो नाइट्रोजन है। इसको याद कर लीजिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तक तो कतई याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78.08, ऑक्सीजन का 20.95, आर्गन का 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.004। EPA का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो EPA की फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, जो कि पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये EPA जो है दोस्तों ये अमेरिका की एजेंसी है, याद रखिएगा, अमेरिका की एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण दिए गए हैं। जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। सही है दोस्तों, इसमें ऊर्जा का निवेश होता है और उत्पादन होता है। मतलब इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। कारण क्या है? जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता। यहीं पर देखिए गलत हो जा रहा है। जीव मंडल में प्रारंभिक निवेश के बाद लगातार नए पदार्थों का निवेश किया जा सकता है और लगातार आउटपुट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक खुला तंत्र होता है, इधर से डालो और इधर से निकालो। तो कथन तो ठीक है लेकिन कारण ठीक नहीं है। तो इस तरह से सही ऑप्शन जो है वो C हो जाएगा, कारण गलत है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इकोलॉजी की बात की गई है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, और पति और पत्नी। तो D वाला तो सिरे से खारिज है, एकदम नहीं होगा। वन जो है दोस्तों वातावरण का एक घटक है।
जल भी और मृदा भी वातावरण का एक घटक है, लेकिन आप देखेंगे कि जीव एक बड़े समुदाय को समेटे हुए है और वातावरण भी एक बड़े समुदाय को समेटे हुए, जिसमें वन, जल, मृदा सब आते हैं। तो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाएगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, क्यूबिक फुट या फिर क्यूबिक टन। तो दोस्तों भूमंडलीय हेक्टेयर, पहले तो पारिस्थितिकी पदछाप को समझ लेते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जिसको कहते हैं। दोस्तों कोई एक व्यक्ति जिसका पैर है, मान लिया ये उसका पैर है, तो धरती पर इसका पैर जितने क्षेत्र को कवर करेगा, तो ऐसा माना जाता है कि इतने क्षेत्र को जितने पे पैर रखा है, इतने क्षेत्र में जितने भी रिसोर्सेज हैं, यदि इनका इस्तेमाल वो करेगा तो पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जैसे ही अब आप लोग जान ही रहे हैं, विकास की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में ये फुटप्रिंट जो है बढ़ने लगा है। आदमी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पृथ्वी के रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करने लगा है। तो पैर तो था इतना बड़ा, लेकिन फैला कितना रहा है, इतना कर रहा है, बढ़ा रहा है उसको। तो बढ़ क्या रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, और क्षेत्रफल को कायम नापते हैं, हेक्टेयर में नापते हैं, ठीक है। और ये क्षेत्रफल होता किस पे है, भू पर, भूमंडल पर। तो इसीलिए इसकी इकाई जो है वो भूमंडलीय हेक्टेयर कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ये पृथ्वी जो है संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर सकती है, लेकिन एक लालची व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकती है। तो लालची नहीं होगा तो इसका फुटप्रिंट छोटा ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन जैसे ही लालच आ जाएगा वैसे ये फुटप्रिंट बढ़ता चला जाएगा। और फुटप्रिंट बढ़ना जो है वो पर्यावरण के नुकसान का सूचक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की इकाई जो है भूमंडलीय हेक्टेयर है। अब इन्होंने समझाया भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अच्छे से समझे होंगे। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल या फिर जैवमंडल। तो बृहद पारिस्थितिक तंत्र जो है दोस्तों वो जैवमंडल होगा। जैवमंडल आप लोग समझ लीजिए, ये हो गया स्थलमंडल, ये हो गया जलमंडल और ये हो गया वायुमंडल, ठीक है। इन तीनों का जहाँ पर सहयोग होगा वहीं पर जीवन बढ़िया से जो है सुनिश्चित हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रजातियाँ जो हैं पनप पाएंगी, रह सकेंगी। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, यही दोस्तों जैवमंडल कहा जाएगा। तो ये तीनों का संयोग है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तो ये बृहद पारिस्थितिक तंत्र कहा जाएगा। तो सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। अब इन्होंने लंबी चौड़ी परिभाषा दी है, आप समझ भी नहीं पाएंगे। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव या फिर मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। घटती उत्पादकता की बात कही गई है, तो सर्वाधिक उत्पादकता तो मैंग्रोव की है। तो इस तरह से ऑप्शन बी और सी तो आपको मिल ही जा रहे हैं, इनमें से दो में से कोई एक होगा। फिर महासागर, फिर घास स्थल, फिर झील। लेकिन महासागर भी नहीं होगा दोस्तों, महासागरों की उत्पादकता सबसे कम हो जाएगी। तो महासागर लास्ट में चला जाएगा और मैंग्रोव पहले आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर होना चाहिए और वही है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? स्थलीय पारितंत्र की बात कही गई है, उसमें पर्वत भी आएंगे, स्थल में पर्वत भी आते हैं, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र भी आते हैं। देखिए यहाँ पर भी स्थल लगा हुआ है
अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र भी आते हैं। अर्ध शुष्क की बात कही गई तो वहाँ पर भी स्थल ही रहा होगा। तो क्या नहीं है दोस्तों स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का भाग? सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। सागर एकदम स्थल के विपरीत हो जा रहा है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण। तो आप सभी जानते हैं कि लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि लकड़ी मतलब पौधे, और पौधे ही दोस्तों क्या हैं? उत्पादक कहे जाते हैं पौधे, और यही जो अन्य उपभोक्ता हैं उन सब के लिए आधार बनते हैं। तो मेन चीज़ क्या है? पौधे। पौधे नहीं होंगे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए लकड़ी काटना या फिर वनोन्मूलन जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ता है। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों का काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। तो आप सभी जानते हैं वनों का काटना जो है वो संतुलन को बिगाड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, या फिर अपघटक को? तो दोस्तों सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। आप सभी जानते हैं पौधे उत्पादक होते हैं, जहाँ से उत्पादन होता है पौधे को शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, और मांसाहारी को भी कौन खा लेता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी खा लेता है। ये शाकाहारी भी खाता है, मतलब ये इसको भी खाएगा और इसको भी खाएगा। तो पोषण स्तर देखिए दोस्तों, पौधे जो है प्राथमिक पोषण स्तर में आते हैं, पहला पोषण स्तर, और जो शाकाहारी हैं वो दूसरे लेवल पे आ जाते हैं, तीसरे लेवल पर मांसाहारी आ जाते हैं, और चौथे लेवल पर जो है दोस्तों सर्वाहारी आ जाते हैं। और यहीं यदि उपभोक्ता की बात करें तो उत्पादक तो अलग हो जाएंगे, पौधों को अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो हैं ये उत्पादक हैं ना कि उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ जाते हैं? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आ जाएंगे? मांसाहारी। और तृतीयक में सर्वाहारी। इंसान भी तृतीयक उपभोक्ता में आता है। तो जो मनुष्य है उसका पोषण स्तर जो है वो चौथा रहता है, लेकिन उपभोक्ता के रूप में वो तृतीयक उपभोक्ता में आता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। सर्वाहारी का पोषण स्तर सबसे उच्च है, उच्चतम पोषण स्तर है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। आप सभी जानते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में जो पौधे हैं वो मेन हैं, उत्पादक हैं, और पौधे जो हैं अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जो कि सोलर एनर्जी के कारण जो है संभव हो पाता है। तो प्रेरक बल उसका क्या हो गया इकोसिस्टम का? सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? परजीवी, वियोजक, उत्पादक, या फिर उपभोक्ता? जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? आप सभी जानते हैं कि जल, वायु, ये घटक जो हैं दोस्तों अजैविक घटक कहे जाते हैं। इन्हीं अजैविक घटकों का इस्तेमाल कौन करता है? पौधे। और पौधे जो हैं वो उत्पादक वाले वर्ग में रखे जाते हैं, उत्पादक कहे जाते हैं, भी आपको ऊपर भी बताया है। ये बाकी सब के लिए भोजन का आधार बनते हैं। तो पौधे जो है उत्पादक कहे जाते हैं, जल और वायु का इस्तेमाल करते हैं। वायु को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जल को मृदा से इस्तेमाल करते हैं जड़ों के माध्यम से, और इनको जो है प्रकाश की उपस्थिति में जल और वायु का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को अंजाम देते हैं, और वहीं पर कार्बोहाइड्रेट अपना भोजन
बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये अभिक्रिया आपने प्रकाश संश्लेषण की पढ़ी होगी, उसको समझा भी होगा। तो आप देखेंगे कि जो अजैविक घटक हैं क्या क्या, जल और वायु, इनका इस्तेमाल किया इन्होंने, किन्होंने, पौधों ने। और पौधों ने जब इनका इस्तेमाल किया तो पौधों का पेट भरा, पौधे तैयार हुए। उनको खाया किसने? जैविकों ने खाया, जैविक घटकों ने खाया। जैविक घटक कौन कौन आ जाएंगे? उनको सबको खाने वाले जैविक घटक के तहत आ जाएंगे। तो इस तरह से पौधे जो हैं वो बिचौलिया बन गए कि नहीं बन गए? तो पौधे जो हैं वो जैविक और अजैविक घटकों के बीच बिचौलिए का काम करते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन। जैविक घटक आप लोग समझ ही रहे होंगे, उसमें मनुष्य आ जाएगा, जंतु आ जाएंगे, पौधे भी उसी में आते हैं। तो घटक के, जैविक घटक के रूप में उत्पादक जो हैं वो काम करते हैं, याद रखिएगा, उनके बिचौलिए के रूप में। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ये आपको यूपी स्पेशल में भी बताया है। और यूपी स्पेशल की वीडियो, जैसा कि कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको कहा भी था कि आज सुबह मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा मैटर जुटाने में समस्या आई तो समय ज़्यादा लग गया। और ये वीडियो भी आपको देनी थी तो सोचा पहले इसी को दे देता हूँ। अगर आज समय मिला तो दोपहर तक आपको दे दूंगा, अन्यथा सुबह में ही वो वीडियो आपको मिलेगी। तो लेट होने के लिए खेद है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? दोस्तों बहुत सारा काम हो जा रहा है, वर्कलोड ज़्यादा हो जा रहा है। बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। तो आपको कल भी बता चुका हूँ कि यूकेलिप्टस जो है इसको पारिस्थितिकी दुश्मन कहा जाता है, आतंकवादी पौधा कहा जाता है, ना कि मित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द का जल जो है वो ज़्यादा मात्रा में सोख लेता है और अन्य फसलों के लिए, अन्य पौधों के लिए ये नुकसानदायक होता है। और जलस्तर भी कम करने में इसकी भूमिका हो जाती है। तो पौधों के लिए तो नुकसानदायक है ही है, मानव जाति के लिए भी नुकसानदायक है। बायोनॉमिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, सिनोनिम है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है। तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो जीवन का प्रबंधन तो नहीं होना चाहिए। अगर प्रबंधन होता तो मैनेजमेंट कुछ लगा होता, मैनेजमेंट टाइप का, तो वो इसमें नहीं है। तो पहला तो सिरे से खारिज है, पहला तो नहीं है। तो होना क्या चाहिए? दूसरा और तीसरा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। बायोनॉमिक्स शब्द का जो अर्थ है जीवन के नियम प्रतीत होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और नामिक्स। बायो का अर्थ है जीवन और नामिक्स का अर्थ है नियम। तो जीवन के नियम इसका अर्थ प्रतीत होता है। तो पहला वाला गलत हो जा रहा है, 2 और 3 दोनों सही हैं। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पाद को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ, पौधे जो हैं वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। एकदम सही है दोस्तों। तो दोनों कथन जो हैं सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? तो दोस्तों घटती है। एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है, बाकी सब जो है कंज्यूम कर ली जाती है और इधर उधर उसका क्षरण हो जाता है। तो इस तरह से घटती जाती है। ये जो 10% ही दूसरे पोषण स्तर में जाती है, इसका मतलब क्या है?
ये जो एक नियम है दोस्तों जिसे लिंडमैन ने दिया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। 10% का नियम कहते हैं, लिंडमैन ने इसको प्रतिपादित किया था। जैसे कोई जीव खाता है, भोजन किया उसने, तो उससे जो ऊर्जा है उसका कंजप्शन खुद ही कर रहा है। 10% ऊर्जा ही उसकी एक्स्ट्रा बचती है, वही दूसरे पोषण स्तर में जो जीव है उसको मिलती है। ऐसे याद करिएगा। पोषण स्तर अभी आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन इकोसिस्टम से संबंधित है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। ठीक है। एक है हैकल। हैकल ने दोस्तों इकोलॉजी दिया था। इकोलॉजी, यहाँ पर इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो टा आ रहा है, टम, तो टा मतलब टांसले, इससे जोड़िएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो इकोसिस्टम शब्द है उसका इस्तेमाल एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ऑटोट्रॉपस कहते हैं। तो यह कथन भी सही है, और 1 और 2 सही हो गए। तीसरा देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। तो ये कथन दोस्तों गलत है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता नहीं, उत्पादक। कौन उत्पादक? पौधे अपने भोजन का उपभोग करते हैं। तो तीसरा गलत हो गया। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। ये कथन भी गलत है दोस्तों, ये ठीक उल्टा है। कार्बनिक पदार्थ, वियोजक डिकम्पोजर जिनको कहते हैं, बैक्टीरिया और ये जो छोटे मोटे जो जीव हैं जो अपघटन करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसको, व्यक्ति क्या है, कार्बन का एक रूप है, उसको जो है अकार्बनिक पदार्थों में उसको निपटाने का काम करते हैं, और वो अकार्बनिक पदार्थ फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी जो है फिर से पौधों को जन्म देती है। तो इस तरह से एक साइकिल बन जाता है। तो चौथा कथन भी गलत हो गया। ये अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक में नहीं बल्कि कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से केवल और केवल 1 और 2 कथन जो हैं वही ठीक हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, और आप लोगों की शिकायत भी रहती है कि वीडियो छोटी रहा करे, लेकिन क्वालिटी से समझौता हो जाता है। चाहता तो मैं भी और लोगों की तरह बस पढ़ता चला जाता, उत्तर देखते हुए आपको बताता चला जाता, लेकिन नहीं, आप लोग समय दे रहे हैं तो कुछ आपको मिले भी। जितनी भगवान ने क्षमता दी है, ईश्वर ने क्षमता दी है, उतना प्रयास करता हूँ। बाकी मैं भी आप लोगों की तरह विद्यार्थी ही हूँ, तो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने का प्रयास करता हूँ। भगवान कराते हैं तो हो जाता है। अगला कथन है, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। कारण क्या है? क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये बहुत ही गलत है, एकदम शुद्ध गलत है। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, तभी सिस्टम बना हुआ, इकोसिस्टम इसीलिए इसको कहा गया है। सभी एक दूसरे पे निर्भर है। इकोसिस्टम है क्या? जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन। कोई व्यक्ति अगर रह रहा है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो पहाड़ है, जो मृदा है, वो सब अजैविक घटक में आ जा रहे हैं। वायु है, जल है, तो उनके साथ उसका संबंध है कि नहीं है? होता है, तभी तो इकोसिस्टम तैयार होता है। और जैविक कौन है? जैविक खुद में व्यक्ति है वह। तो इनका अध्ययन जो है, जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन ही इकोसिस्टम, वो इकोलॉजी कहलाता है। और ये जो सिस्टम होता है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में कंफ्यूज मत होइएगा। इकोलॉजी जो है एक तरह की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और सिस्टम, इकोसिस्टम एक सिस्टम है। जिस क्षेत्र में ये काम होता है वही इकोसिस्टम कहा जाता है। तो देखिए, कथन तो सीधे गलत है, सीधे सीधे गलत है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो होता है, आप सभी जानते हैं। तो कथन गलत है और कारण सही है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन एकदम से नहीं होगा। एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। और जो चौथा है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो ये जो ठीक है, लगभग डी वाला थोड़ा सा ठीक है, लेकिन एकदम उसको नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही सी वाला भी, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता भी कुछ हद तक कहा जा सकता है, सही है। लेकिन किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी जो है, ये एकदम जैव विविधता की सटीक परिभाषा है। ये वाला जो कथन है बाकी सी और डी दोनों को समेटे हुआ है, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में, 2003 केरल में। तो दोस्तों जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट दोस्तों कब पारित हुआ? 2002 में लाया गया और 2003 में ये पारित हो पाया। इसी के प्रयासों के चलते जो है जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो है वो 2003 में की गई। कहाँ पर? चेन्नई में। ये भी याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है, तो चेन्नई में है। तो स्थापना वर्ष भी याद रखिएगा और कहाँ है वो भी याद रखिएगा। कौन एक यूनेस्को द्वारा, और दोस्तों चेन्नई में क्या है, चेन्नई में एक कार्यालय और है जो जीआई टैग देता है, ये भी याद रखिएगा। ये सब चीज़ें आपको इन सब की व्याख्या में मिलने से रहीं। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन या मन्नार की खाड़ी? तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैव मंडल निधि है तो मन्नार की खाड़ी है। लेकिन ये विकल्पों में मन्नार की खाड़ी, लेकिन यदि यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरा हो जाएगा। पहला दोस्तों गुजरात का कच्छ का रण सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब? तो अभी आपको बता चुका हूं कि 2002 में पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति ने इसे 2003 में मंजूरी दी थी, तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी, तो 2003 में दी थी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 2003 में पारित हुआ, नहीं 2002 में पारित हो गया। पारित होने का मतलब संसद के दोनों सदनों की सहमति, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति जो है वो अगले वर्ष मिली है 2003 में, वो भी 5 फरवरी को, याद रखिएगा। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। देहरादून में, चेन्नई में, शिलांग में या फिर नई दिल्ली में? तो कहाँ की है दोस्तों, देख लेते हैं। चेन्नई में जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर की है और यहीं पर जैव विविधता प्राधिकरण है, तो दोनों को जोड़कर याद रखिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया। जैव विविधता पर 10वां सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया, देख लेते हैं। सी नगोया में किया गया। नगोया कहाँ है? जापान में। लेकिन अभी जो आपको अचूक मार्ग सामग्री में बताया है कि जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर 15वां सम्मेलन आयोजित हुआ है। कहाँ? कुनमिंग
और मॉन्ट्रियल में। कुनमिंग जो कि चीन में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो 15वां जो है वो 2023 में हुआ है। कहाँ? मॉन्ट्रियल और कुनमिंग में, याद रखिएगा। तो ये 2010 में जो है 10वां याद रखिएगा, इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 10वां जैव विविधता पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है वो नगोया में आयोजित हुआ था। और 15वां याद रखिएगा विशेष रूप से। ये देखिए, इन्होंने भी कहा है कि COP15 का आयोजन अक्टूबर 2020 में चीन में किया जाएगा। अपडेट ही नहीं किया, 2023 में किताब निकाले बैठे हैं और इसको अपडेट ही नहीं किया। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो 4 हॉट स्पॉट हैं भारत में। कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात या फिर मध्य भारत? तो पूर्वी हिमालय जो है वो हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो गया। हॉट स्पॉट शब्द जो है पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, ये भी पूछ लिया जाता है। नॉर्मन मायर्स ने इसको इस्तेमाल किया था, याद रखिएगा। जहाँ पर जो जातियाँ हैं, जो प्रजातियाँ हैं जीवों की, वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और उन पर जो है संकट बना होता है, उसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो भारत में 4 हैं, कौन कौन से? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, म्यांमार भारत सीमा, या फिर कभी कभी इसको अंडमान निकोबार भी कह दिया जाता है, और सुडालैंड। तो ये 4 हो गए हैं, अंडमान निकोबार समूह और म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र तथा सुडालैंड का भाग है। तो कुल 4 हैं, चारों को याद रखिएगा। इनकी लाइन ये जो है भ्रमित कर रही है। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा मैदान? तो किसे माना जाता है? पश्चिमी घाट को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? एक क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस में पूछा गया कि भारत ने अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान कब जारी किया? तो 2008 में जारी किया। ठीक है, और इसके 8 ही मिशन हैं, ये भी याद रखिएगा। क्या क्या है? जलवायु से संबंधित है तो उसमें क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो ही जाएगा। आणविक ऊर्जा नहीं होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। आणविक ऊर्जा इसमें नहीं होना चाहिए। सौर ऊर्जा तो होगा ही होगा, क्योंकि ये आधार होता है जीवन का। अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, वन रोपण, तो देखिए वही वाला जो आणविक ऊर्जा है वही इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जारी की थी। इसमें 8 मिशन 8 में जारी हुई है और 8 ही मिशन है, ये भी खूब याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कौन कौन से मिशन हैं? जलवायु कार्य योजना है तो जलवायु और पर्यावरण से ही संबंधित मिशन होंगे। तो राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा की बात की गई होगी, सतत विकास की बात की गई होगी, जल मिशन की बात की गई होगी, हिमालय का इकोसिस्टम बनाए रखने की बात की गई, ये जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को जारी करने की बात कही गई। तो और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो देखिए जो 8 इसके घटक हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित हैं। तो वो जो विकल्प था दूसरा वाला आणविक ऊर्जा, वो देखिए एकदम अलग प्रवृत्ति, अलग चरित्र रखता है अपना, तो यही उसमें शामिल नहीं है। देखिए क्वेश्चन आया है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? तो 2008 में। अब पूछ लिया जाए इसके कितने घटक हैं? तो 8 हैं, ये भी याद रखिएगा और ये डेट भी याद रखिएगा, 30 जून 2008। निम्नलिखित में से कौन सी CDM के लिए सत्य नहीं है? CDM यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। CDM को कहेंगे क्लीन डेवलपमेंट मिशन। अभी देख लेते हैं, मैं भी इस पे आश्वस्त नहीं हूँ पूर्णतः।
या हरित गृह के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है या ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के, देखिए यहाँ पर कहा गया टेल वर्ड को पकड़िए, नहीं है, तो अभी तक तो सब सकारात्मक मिल रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। यही दोस्तों गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ये विकसित देशों को कह रहा है कि विकासशील देशों में परियोजनाओं में पूंजी तुम लगाओ, ना कि निषेध को समर्थन करता है। तो आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी जो फुल फॉर्म है मैंने बताई थी वो भी ठीक ही है, क्लीन डेवलपमेंट मिशन मैकेनिज्म। ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल आप सभी जानते हैं, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित एक समझौता था जो कि जापान के क्योटो में हुआ था, इसीलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। और आपको जो राजधानियों वाली वीडियो उपलब्ध कराई है जिसमें करेंसी वगैरह भी दी गई हैं, उसमें आपको समझाया है कि क्योटो, क्वेटा और टोक्यो इनमें क्या अंतर है। अक्सर ये शहर जो है कंफ्यूज कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। ऐसी गैस जो हमारे ग्रह का तापमान बढ़ा दे उसको हरित गृह गैस कहा जाता है। तो ये सब जो हैं टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, वैश्विक तापन की घटना होती है। तो ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों, उनमें जलवाष्प भी होती है, ये भी याद रखिएगा। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन भी, कुछ मात्रा में ओजोन भी होती है, ये भी याद रखिएगा। और कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन है, तो जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पर मीथेन है, याद रखिएगा। एक मिनट। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, मतलब जो हिमनद हैं वो पिघलने लगे हैं, तो दूसरा सही हो गया है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है, ये बात भी ठीक है। समय से पूर्व शीत ऋतु आ रही है, समय मतलब लेट आ रही है शीत ऋतु, मतलब जो पैटर्न है उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। तो संपर्क, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, ये इससे संबंध नहीं रख रहा है, देखिए सिरे से खारिज हो रहा है। तो 2, 3 और 4 सही हैं। सही क्या नहीं है? पहला वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? थाईलैंड, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। तो देशों के नाम देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसने घोषणा की होगी। सिंगापुर ने। ओजोन परत अवस्थित है दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो आप सभी जानते हैं कि जो ओजोन परत है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, समताप मंडल में है, याद रखिएगा। और दोस्तों अभी हमने एक फैक्ट ये ऊपर जो पढ़ा है कि कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की, किसने? सिंगापुर ने। लेकिन एक देश ऐसा है जिसने अपने यहाँ ग्रीन आर्मी का गठन किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीन आर्मी का गठन किया है, वो देश कौन है? वो देश है ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा। तो ओजोन परत हो गई। ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी पर जो हानिकारक सूर्य की परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो आती हैं,
उनको आने से रोकती है, जो कि चर्म कैंसर, स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके साथ भी और भी नुकसान पहुंचाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है दोस्तों, ये ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऊपरी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों होते किस में है? जो शीत कारक, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो आप लोग परफ्यूम डालते हैं, उसको प्रेशराइज करके जब स्टोर किया जाता है, उसमें इस्तेमाल होता है। फोम दाढ़ी बनाने वाला, इन सब में जो है CFCs का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर स्मॉग। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन परत को नापने की इकाई है वो क्या है? डाप्सन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, डाप्सन। ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, ठीक है, क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, तो आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। जरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात हो रही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर मानसूनी वनों की बात अगर होगी तो उनका सर्वाधिक विस्तार जो है वो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में होगा, याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों बड़े बड़े वन हैं ब्राज़ील में दोस्तों, अमेजन वर्षा वन। तो अगर पर्णपाती वनों की बात हो रही तो वहाँ पर क्या आएगा? एशिया हो जाएगा। एशिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। केवल और केवल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात की जाए तो वो हो जाएगा क्या? दक्षिण अमेरिका, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में ही ब्राज़ील है और ब्राज़ील में ही दोस्तों आप सभी जानते हैं अमेजन वर्षा वन है। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में, शीतोष्ण आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? कुंडापुर, होन्नावर, मालपे या फिर कोरिंगा। अच्छा क्वेश्चन है। मैंग्रोव क्षेत्र है। मैंग्रोव दोस्तों एक ऐसी वनस्पति होती है जिसकी जड़ें जो हैं जो खारे पानी में उत्पन्न होती है और जड़ें जो हैं दोस्तों इस तरह की होती हैं जो कि जो तटीय क्षेत्र है उसको सुनामी या फिर बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचाने का काम करती हैं और साथ ही जैव विविधता को संरक्षित रखने का काम करती हैं। तो जो कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र जो है दोस्तों वो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप स्थित है। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन और ग्राम वन। तो दोस्तों इस नीति के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो
वन के रूप में नहीं है, बाकी सब जो हैं वन का ही हिस्सा हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो नीति है उसमें वनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वृक्ष भूमि। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट फॉरेस्ट वन स्थिति रिपोर्ट 2015 की बात की गई है, इसको छोड़ दीजिएगा। सीधे आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछा गया भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है। तो यहाँ पर वन आवरण, देखिए वनों और पेड़ों की बात की गई है, तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछा गया है। तो इस वीडियो को देखने का मतलब यही है कि आपको चीज़ें अपडेट फॉर्मेट में उपलब्ध कराऊं। तो आपको मैंने वन स्थिति रिपोर्ट पर एक वीडियो भी उपलब्ध कराई है और उसमें बताया कि भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की है वही वर्तमान में प्रासंगिक है। ये 70वें क्रम की है और इसमें कहा गया है कि जो वनावरण है भारत में वो है 21.71% और जो वृक्षावरण है वो है 2.91%। कैसे याद रखना है, ये 7 जो है ना इस तरह से बना है ना 7, इसी में ऐसे लगा दीजिएगा, बस ये 9 हो गया है तो आप भूलेंगे नहीं। 21.71 इसको याद कर लीजिए, ये वाला आप अपने आप कर लेंगे। वृक्षावरण निकालने के लिए क्या करना है, ये जो 7 है इसको ऐसे जोड़ देना है और ये वाला 2 हटा देना, ये वाला 1 जो है वो हटा देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2.91। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 21.71 और 2.91, तो ये हो जाएगा 24.62%। तो वर्तमान संदर्भ में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 24.62 होगा, याद रखिएगा। और पूरा डिटेल में देखने के लिए दोस्तों आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके सारे आयाम आपके कवर हो जाएंगे। उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। और एक सवाल यहाँ से अक्सर पूछ ही लिया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है। यहाँ वन क्षेत्र की बात की गई है, वनावरण की बात की गई है और वो भी प्रतिशत की दृष्टि से। तो आपको मैंने वन स्थिति रिपोर्ट में बताया है प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण जो है वो दोस्तों मिजोरम में है। दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश है, लेकिन दूसरा स्थान यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश का है वनावरण के मामले में। तो इस तरह से वर्तमान संदर्भ में आंसर जो है वो मिजोरम हो जाएगा 70वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। देखिए खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग या फिर बालपराई। तो बालपराई जो है वो वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। ये एक नगर है, तमिलनाडु राज्य में है, याद रखिएगा। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कितना कर दिया गया है। 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या फिर 10 वर्ष। तो यह समय जो है दोस्तों 5 वर्ष कर दिया गया है। पहले 20 वर्ष था और अब जो है 5 वर्ष कर दिया गया है। वन सूची डिजाइन, जो वन सूची है दोस्तों उसको तैयार करने का जो समय है वो 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। ये एक अच्छा कदम है। इससे क्या होगा दोस्तों, वन संबंधी आंकड़े जो हैं वो पब्लिक डोमेन में कम समय में रख दिए जाएंगे ताकि उसी आधार पे सरकार नीतियां बना सके और आम जनमानस जो है वो अपनी क्रियाओं को अंजाम दे सके। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू है, ठीक है। इसमें पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना ये तो होगा ही होगा। सामाजिक वानिकी मतलब जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें।
देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, यही इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ये उसकी रणनीति का एक हिस्सा है। देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना ये रणनीति का हिस्सा है, ना कि एक उद्देश्य। यहाँ पर उद्देश्य पूछे गए हैं। वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। देखिए चौथा और दूसरा जो है लगभग सेम है, तो इस तरह से 1, 2 और 4 होना चाहिए। 1 और 4, 2 नहीं है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना, 1 मिनट जरा देख लेते हैं इसकी व्याख्या। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना तथा वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि को 1/3 वन आच्छादित करना इस नीति के तहत राजनीतियों में शामिल है। अब राज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रणनीतियों होना चाहिए। ठीक है, कथन तो दूसरा भी ठीक है, लेकिन वो रणनीति का हिस्सा है, ना कि उद्देश्य है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कथन गलत नहीं है, कथन ठीक है, लेकिन उद्देश्य और रणनीति 2 अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर टेल वर्ड पकड़िएगा, यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है, ना कि रणनीति पूछी गई है। तो ये जो सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना क्या है, ये उसकी रणनीति है वन नीति की, और उसी के तहत 33.33% पर वनाच्छादन भी उसकी रणनीति का एक हिस्सा है। तो सामाजिक वानिकी होगी किस लिए, ताकि 33.33% क्षेत्रफल पर वन जो है वो लगाए जा सकें। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भी वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में उच्चतम प्रतिशत की दृष्टि से दोस्तों सर्वाधिक वनावरण किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। तो वर्तमान संदर्भ में आंसर मिजोरम हो जाएगा, और उस समय भी मिजोरम ही था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, अभी आपको बताया है 21.71। ये है वनाच्छादित, वनावरण जिसको कहें। और आपको यदि यहीं से वृक्षावरण निकालना है तो क्या करना है, इस 1 को हटा देना है, इसमें से 2। वृक्षावरण आप लोग जानते ही हैं, गली मोहल्ले में जो जहाँ पर वृक्ष है उन सब का कलेक्शन जो है वृक्षावरण के तहत रखा जाता है, तो वो उसकी संख्या बहुत ही कम होगी। तो इस 1 को हटा दीजिए, क्या बचा 2, और ये जो 7 और 1 है, इस 7 को यहाँ पर ऐसे जोड़ दीजिए और नीचे लिख दीजिए 9 हो गया, 1 को सीधा उतार दीजिए तो 2.91। तो वृक्षावरण और वनावरण दोनों पूछा जाए तो जोड़ दीजिएगा, और यहाँ पर केवल और केवल वनावरण पूछा गया है, तो आंसर होगा 21.71% वर्तमान में। उस समय जो है आंसर 21.54 था। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है, उस समय के अनुसार है, इसको छोड़ते हैं। 2021 दोनों के अनुसार प्रश्नगत राज्यों में जनजातीय जिलों की संख्या जो है नागालैंड में सर्वाधिक है। खैर 2021 भी इन्होंने ले ली है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने जिलों में केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है, तो 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से ज़्यादा क्षेत्रफल वन आच्छादित है। याद रखिएगा, कैसे याद रखना है, 33 का आधा 17, ठीक है, 17 दूना 34, 34 ना करके 33 मान के चलिएगा। अब जैवमंडल रिजर्व को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या फिर मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, कर्नाटका में है। इसने जो है जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पर वनों के प्रबंधन के लिए ड्रोन
का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, याद रखिएगा। अब इन्होंने बताया नहीं, हाँ कर्नाटक में है, ठीक है। पेरियार कहाँ है दोस्तों? केरला में। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? अवस्थित होना चाहिए था। सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। तो सतपुड़ा में होनी चाहिए दोस्तों, सतपुड़ा में स्थित है। धूपगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और यही सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पंचमढ़ी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों 2016 में कंचनजंगा को जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया। तो 2016 सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। राज्यों को मिलाना है कौन सा? कहाँ? जैवमंडल को राज्यों से मिलाना है, बायोस्फीयर रिजर्व को। तो सिमलीपाल दोस्तों ओडिशा में है। दिहांग दिबांग आप सभी जानते हैं, दिहांग और दिबांग जो हैं नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। तो या तो असम होना चाहिए, और असम नहीं है तो कोई नॉर्थ ईस्ट का दूसरा असम होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वहाँ से होकर निकलती है। तो दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नोकरेक मेघालय में है। कोल्ड डिजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड जो है कवारा रह जा रहा है, उसका कोई जोड़ा ही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? अभयारण्य की वर्तनी आपसे पूछ ली जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। पश्चिम बिहार स्थान, ये मैंने आपको खूब अच्छे से बताया है यूपी स्पेशल में, परीक्षा वाणी के निचोड़ के तहत, उसको जरूर देखिएगा। समस्तपुर, रायबरेली, नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वो इलाहाबाद में नहीं है भैया, ये उन्नाव में है। बखीरा कबीरा मतलब संत कबीर नगर, सांडी हरदोई, बाकी सब सुमेलित हैं, दूसरा वाला सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या फिर गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। गूगामल दोस्तों गूगामल जो है वो महाराष्ट्र में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक नहीं दोस्तों, यही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक नदी बहती है महानदी की सहायक है इंद्रावती, याद रखिएगा, और उसी के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों झारखंड में है, और अंशी राष्ट्रीय उद्यान जरा देख लेते हैं कहाँ है, कर्नाटक में है। अंशी कर्नाटक में है। तो अंशी कर्नाटक में है, बेतला झारखंड में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, गूगामल महाराष्ट्र में है। फिर से राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और राज्य उनका मिलान करना, देखिए ऊपर वाला ही एकदम रिपीट मार दिया है। इंतान की बेतला झारखंड में हो गया, ऊपर ही बताया है। सिरोही, सिर पे क्या आरोहित होता है? मणि कहाँ रखी जाती? सिर पर। मणि जो है आपने देखा होगा, कभी फिल्में देखी होंगी नाग नागिन वाली, तो जो वो हीरो रहता है वो अपने सिर पे मणि लेके घूमता है। एक फिल्म थी, कोई याद नहीं आ रहा, जानी दुश्मन थी, जाने मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें हीरो जो है अपने सिर पे मणि लेकर जो है नाग का रूप रखता है, तो मणि जो है वो सिर पर रहती है। तो सिरोही जो है नेशनल पार्क कहाँ है?
मणिपुर में। ऐसे याद रखिएगा, मणि जो है वो सिर पे आरोहित रखी जाती है। अब क्या बचा है भाई, गुइंदी और इंतानकी। तो इंतानकी नागालैंड और गुइंदी जो है वो तमिलनाडु। देख लेते हैं जरा, मुझे भी डाउट है ये क्या हुआ भाई। गुइंदी नेशनल, इसकी व्याख्या कहाँ गई भाई। खैर लगता है एक पेज छूट गया है, लेकिन वो ठीक है, आप उसको सही से कर लीजिएगा। पेज छूटा है कि नहीं छूटा है, संशय है इसमें। अगर होगा तो अगली वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा उसको, तो निश्चिंत रहिएगा। एशियाई भूरा बादल, एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः फैला था 2002 की घटना है दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण एशिया में, पश्चिमी एशिया में या फिर पूर्वी एशिया में। तो एशियाई भूरा बादल जो है दोस्तों वो दक्षिण एशिया में फैला था। एक घटना थी जिससे बादल जो है भूरा हो गया था, प्रदूषण की घटना थी। निम्नलिखित में से वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक प्रदूषण उत्पन्न करने वाली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है। ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इन सब में सर्वाधिक हानिकारक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर उसको नष्ट करने का काम करती है। हीमोग्लोबिन के साथ यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और मनुष्य का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वृष्टि का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण है। कार्बन मोनोऑक्साइड, तक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ओजोन। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ये दोनों जो हैं दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड H2SO4, एक मिनट, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों वायु में उपस्थित H2O जल के साथ संयोग करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ संयोग करते हैं, जल के साथ संयोग करते हैं और H2SO4 बनाते हैं। और H2SO4 आप लोग जानते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं। सांद्र हटा दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और ये सांद्र ही होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यही जब पानी में मिल जाता है तो ये वर्षा के साथ आके धरातल पर आ जाता है, जो कि जो इमारतें हैं, पौधे हैं, उन सबको नुकसान पहुंचाता है। तो इसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मिग जिसको कहते हैं, वो घटना कब हुई थी। 2 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1985, 3 दिसंबर 1986 या फिर 4 दिसंबर 1986। तो दोस्तों ये घटना जो है 1984 की है, 3 दिसंबर 1984 की भोपाल में। और इस गैस का नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि जो गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम क्या था। मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसका रिसाव हो गया था। ये एक उर्वरक
बनाने वाली कंपनी थी और काफ़ी लोग जो है मारे गए और उसका प्रभाव जो है दोस्तों आज भी वहाँ पर देखा जा रहा है। जो वहाँ पे नल वगैरह हैं उनको लाल रंग से पेंट कर दिया गया है। जल वगैरह जो है भूजल वो दूषित हो गया है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? तो आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, मिथाइल एल्कोहल, फास्फाजीन, मिथाइल आइसोसाइनेट और या फिर मिथाइल एमाइन। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। तो दोस्तों लेड जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषक धातु है, अविषालु। ये लेड दोस्तों एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में पेट्रोल में मिलाया जाता है और ये धुएं के रूप में बाहर आता है, जो कि वायु में मिलकर जो है हमारे तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और पाचन तंत्र इत्यादि को प्रभावित करता है, जो कि श्वसन के माध्यम से हमारे अंदर चला जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ऊष्मीय प्रदूषण का या ध्वनि प्रदूषण का। तो ये ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। नाभिकीय ऊर्जा आप लोग जान ही रहे हैं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है और इनको ठंडा करने के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है। जल जो है, गर्म जल जो है दोस्तों नदियों में छोड़ दिया जाता है, जो कि वहाँ की जैव विविधता के लिए नुकसानदायक है। तो ये जो नदी में जाता है, नदी में जब जल पहुँच जाता है तो जो नदी का तापमान है वो गर्म हो जाता है, जो नदी का जल है वो गर्म हो जाता है और जो कि उसमें मौजूद जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये ऊष्मीय प्रदूषण का काम करता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। जो आसानी से दोस्तों अपघटकों के द्वारा निपटा दिया जाए उसी को जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। तो रबर जो है वो निपटाई जा सकती, बाकी पॉलीथीन, प्लास्टिक ये तो बरसों पड़े रहते हैं दोस्तों, ज्यों के त्यों समाप्त नहीं होते हैं। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। एकदम सही है दोस्तों, जनसंख्या बढ़ेगी तो वन क्षेत्र का ह्रास होगा, क्योंकि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। ठीक बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो अपने निवास के लिए, आवास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वनों को काटेगी और विस्तार करेगी। कृषि के लिए भी दोस्तों वनों को काटा जाएगा। तो देखिए जनसंख्या बढ़ेगी तो वन क्षेत्र घटेगा, तो दोनों में नकारात्मक संबंध होता है। तो इसीलिए वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से सीधे सीधे संबंधित रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी ठीक है। तो आंसर ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? जेट्रोफा, जावा घास, रोसा घास, गुग्गुल। तो जेट्रोफा जो है दोस्तों जैव डीजल पौधा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल वह स्थान जहाँ से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, पेरियार नदी। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। तो आप सभी जानते हैं कि दक्षिण गंगोत्री जो है वो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। इसके बाद मैत्री गया और फिर उसके बाद 2012 में भारती गया। तो 3 मिशन जो हैं दोस्तों अंटार्कटिका पे भारत के पहुंच चुके हैं। सबसे पहला गंगोत्री था। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका पर शोध के लिए भेजा गया, इन मिशनों को शोध के लिए भेजा गया। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको पहले ही खूब अच्छे से बता चुका हूँ, सतत विकास से संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। जैव विविधता अधिनियम दोस्तों 2000 में 2002 में आया था।
इसी के आधार पे जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों 1973 में आया था। जब इनको व्यवस्थित करेंगे आप तो सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002 और इसी अधिनियम के आधार पर जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। कहाँ? चेन्नई में। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नाटक, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा। तो पर्यावरण सुरक्षा के मामले में प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता या फिर जोधपुर। तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत ने किस वर्ष की? 1987, 1992, 1995 या फिर 1998। तो दोस्तों 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2007, 2008, 2009, 2010। तो 2010 में एक एक्ट बनाकर दोस्तों 18 अक्टूबर, ये भी याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010 को जो पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे हैं उनकी सुनवाई के लिए एनजीटी की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हरिकेन ने सन 2012 में यूएसए और उत्तर पूर्व इसको छोड़ दीजिए? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट, अमरबेल। तो लाइकेन जो है दोस्तों ये वायु प्रदूषण का जैविक सूचक का कार्य करते हैं। ये वायु प्रदूषण से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए इनको जैविक सूचक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये चट्टानों पर पाए जाते हैं, पेड़ों की सतहों पर पाए जाते हैं। जनवरी माह में कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना था 2012 में? जंगलों का कटान, वायुमंडलीय प्रदूषण, ला नीना, अल नीनो। आप सभी जानते हैं ला नीना और अल नीनो का तो संबंध ठंड का कारण हो नहीं सकता। फिर क्या बचा? वायुमंडलीय प्रदूषण। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्गीमोन के बीज, पपीता के बीज, जीरा के बीज या फिर धनिया के बीज। तो दोस्तों आर्जीमोन या फिर आर्गीमोन के बीजों को सरसों में मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बीज जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इनकी मिलावट से जो है ड्राप्सी नामक बीमारी होती है, ये भी याद रखिएगा। वायुमंडल प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वर्षा और हवा। तो दोस्तों वर्षा के माध्यम से जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल है उसको स्वच्छ किया जाता है। जो 2.5 pm से कम pm वाले कम आकार के जो कण होते हैं वो वर्षा के द्वारा नीचे गिरा दिए जाते हैं और वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है। 2 माइक्रोन से कम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अभी तो और है एक। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक संपोषण मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। ये दोस्तों विवादित प्रश्न है, इसको सीधे हम लोग व्याख्या में ही पहुंच के करते हैं और ये लोग आप लोग भी देख लीजिएगा।
इसमें से कुछ को आप याद कर लीजिएगा। NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब शुरू किया गया? 2008 में। ये वही है दोस्तों जिसमें 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना, एक तो ये हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन जो है कब लाया गया था? 2010 में लाया गया था। फिर है हिमालयी पारिस्थितिक संपोषण मिशन NMSHE जो है वो 2014 में इसको मंजूरी दी गई थी। तो इस तरह से इसके जो कुछ ऑप्शन है इन्हीं को तैयार रखिएगा। विकल्पों में ठीक से इन्होंने आंकड़े नहीं दिए हैं, इसीलिए उस पर स्टार दिया गया है। अधिनियमों के नाम दिए गए और मिलान करना है कि कौन सा कब बना है। वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, ठीक है। 0 के बाद क्या आता है? वन, ऐसे याद रखिएगा। पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें जो छा है उसको छा पढ़िएगा, उस वाले छा को 86 के छा से जोड़ दीजिएगा। तो ये 1986 में आया। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। तो सही आंसर जो है दोस्तों वो डी हो जाएगा, 1 2 3 4। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर 1 को, 5 जून को, नवंबर 14 को, अगस्त 15 को। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, लंबा सा नाम था लेकिन इतना याद कर लीजिएगा। एक अभियान था #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये उसी थीम में जुड़ा हुआ है, बस इतना ही याद कर लीजिए, आप उत्तर सही कर देंगे। निम्न देशों में कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? फ्रांस, इटली, सिएरा लियोन, सिंगापुर। तो सिएरा लियोन जो है दोस्तों वो अंतिम शनिवार को, महीने के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। हम लोगों को भी कोई ऐसा ही एक दिवस रखना चाहिए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद, बंगलौर। काजरी की बात हो रही है दोस्तों, ये जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रामसर कन्वेंशन कहाँ? रामसर कन्वेंशन स्थित है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत संरक्षण से, आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो रामसर कन्वेंशन जो है दोस्तों वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में एक स्थान है, यहाँ पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और उन्होंने जो आर्द्र भूमियाँ हैं, जो दलदली क्षेत्र हैं, दलदली क्षेत्र जो कि जैव विविधता की दृष्टि से धनी होते हैं, इनको संरक्षित करने के लिए एक कन्वेंशन तैयार किया जिसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत भी इसका सदस्य है। 1971 में ये हस्ताक्षरित हुआ। 1971 में हस्ताक्षरित हुआ और 1975 में प्रभावी हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? कौन सा भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? होकेरा आर्द्र भूमि, पॉइंट कैलीमरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, इन्हीं में से देखना है और बताना है कि कौन सा है। और हम लोग अंत की ओर बढ़ रहे हैं। मोरारी झील, मोरीरी झील, वुलर झील। तो वुलर झील तो दोस्तों आर्द्र भूमि नहीं है, आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें जो
पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यही जो है आर्द्र भूमि स्थल है, याद रखिएगा। कैलिमरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य, इसको जरूर याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुग्मों में से किस हिमयुग में हिमानीकृत हुआ? यूरोसिन हिमयुग, कार्बोनीफेरस हिमयुग, प्लीस्टोसीन हिमयुग या फिर लिटिल हिमयुग। कैसे याद रखना है? प्रायद्वीपीय भारत पर प्लास्टर, बर्फ का प्लास्टर कब हुआ? तो प्लीस्टोसीन युग में, याद रखिएगा। भारत एवं एशिया का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? हरिद्वार, वाराणसी, पटना, भागलपुर। तो पटना में स्थापना की जा रही है। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2009 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। और अभी हाल ही में अचूक मार्ग सामग्री में आपको बताया है कि जो गंगा डॉल्फिन है उसको उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य का जलीय जीव घोषित किया है, यूपी ने। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। मृदा की उर्वरता संरक्षित होती है, ये भी ठीक है। मृदा कटाव कम होता है, तो तीनों ठीक हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एकल चरम का सिद्धांत किसने किया था? क्लाइमेक्स को दोस्तों क्लाइमेंट्स पढ़िएगा। F.E. क्लेमेंट्स ने, C.C. पार्क ने, D.B. अगर ने, S.J. गल्ड ने। तो अभी आपको बताया कि क्लाइमेक्स को क्लाइमेंट पढ़िएगा, क्लेमेंट पढ़िएगा। तो F.E. क्लेमेंट ने मोनोक्लाइमेक्स का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन क्लेमेंट्स ने किया था। इसके अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय अपने उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है, जबकि उसकी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। तो कोई भी समुदाय जो है एकदम अपने चरम को प्राप्त करता है, इसी को मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया है। और देखूंगा कि अगर एक पेज छूट गया है तो उसको मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। चैनल को धीरे से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।